मित्रों, आप गरीब हैं, अमीर हैं, इन चीजों की चिंता छोड़ दो दोस्तों। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। स्टार्टअप, मैं कल एडम से बात कर रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मिलने जैसा है। उसको हिंदुस्तान की स्पिरिचुअल दुनिया में बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन उसने मुझे एक बात अच्छी बताई। वो कह रहा है जो पैसे कमाने के इरादे से आता है वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता। जो कुछ करने के इरादे से आता है, पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। और आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा तब आपने बैंक बैलेंस क्या होगा ये कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन किसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता हूं यह सोचा होगा, तब हुआ होगा। मित्रों, कभी कभी नौजवानों की जिंदगी में कठिनाई आती है। सुबह अगर किसी क्रिकेटर की अखबार में फोटो देख ली, उसकी बड़ी वाहवाही हुई देख ली, तो मन करता है यार क्रिकेटर बनना अच्छा होगा। दोपहर को किसी टीवी चैनल पर किसी फिल्मी कलाकार का नाम रोशन दिखता रहे तो मन करता नहीं यार ये अच्छा है। शाम को किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है देख लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है। यानी कई नौजवान मिलेंगे आपको, हफ्ते में 3 नई नई योजनाएं बताएंगे और आप भी परेशान हो गए। यार पिछले हफ्ते तो कह रहा था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है और इस हफ्ते कह रहा है नहीं मुझे तो पॉलिटिशियन बनना है। मित्रों, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छाएं रोज जन्म लेती हैं और ज्यादातर इच्छाओं का बाल मृत्यु हो जाता है। मित्रों, ऐसी क्या इच्छा होती है जिसका बाल मृत्यु हो जाए? कुछ लोगों की तो इच्छा ऐसी होती है जिसका गर्भधारण ही नहीं होता। और मित्रों, कुछ लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं रोज बदलती रहती है, और जब इच्छाएं रोज बदलती रहती है तो आपके साथी आपको क्या कहते हैं? आपको यही कहेंगे यार छोड़ो, वो तो बड़ा तरंगी है, वो सुबह शाम नई नई चीजें सोचता रहता है, वो बेकार है यार, वो तो ऐसे ही उटपटांग बातें करता है। ऐसे कैसे ही होता है ना। मित्रों, मेरा कोई नौजवान साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं लोगों के लिए मजाक का कारण बने। कोई नौजवान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं तरंग बन जाए। और इसलिए मित्रों आवश्यक है और कोशिश करनी चाहिए। इच्छा बुरी चीज नहीं है, लेकिन इच्छाओं को बदलते रहना बुरी चीज है। इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए। मैं मेरे नगर वड़नगर से कभी कभी ट्रेन के अंदर विसनगर जाया करता था। एक 12-15 साल का किशोर जिसको पोलियो हुआ था, कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा था, वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उस गंदे कपड़े थे, भिक्षुक जैसा लगता था, लेकिन वो भीख नहीं मांगता था और हर किसी के पास जाकर के वो रिक्वेस्ट करता था मुझे बूट पॉलिश करने के लिए दीजिए। और उस समय 10-15 पैसे में बूट पॉलिश होती थी। और लोग कभी दया भाव के कारण, कभी करुणा के भाव के कारण उससे अपना जूतों की पॉलिश करवाते होंगे। लेकिन मैंने देखा पॉलिश वाले करने वाले बहुत देखे थे, लेकिन इस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं देख रहा था क्या कर रहा है। उसने क्या किया, अपने गंदे टूटे फूले झोले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला और उस पर लिखा था, ग्राहक के प्रति उसने लिखा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, आपके सारे काम सिद्ध हो। अंग्रेजी में उसने एक छोटा वाक्य लिखा था। और जैसे ही उसने जूते दिए पॉलिश करने के लिए तो इसने उनके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़ा दिया। उस ग्राहक को भी लगा कि 10 पैसे में पॉलिश हो रही है और 1 रुपये का अखबार पढ़ने को मिल जाता है। इस घटना को मैं देख रहा था तो मैंने उस बालक को पूछा, मैंने कहा भाई तुम हो कौन? बोले मैं कर्नाटक का हूं, तो कोई परिवार में है नहीं, मेरी शरीर की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सम्मान से जीना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पहुंच गया हूं, करते करते काम कर रहा हूं। और बोले मैं लोगों की सबसे अधिक सेवा करना चाहता हूं। बोले हर दिन सुबह 1 टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लेता हूं और दिन भर में 25-30 लोगों की जब पॉलिश करता हूं, 5 मिनट 7 मिनट पॉलिश करता हूं, उतनी देर वो अखबार पढ़ लेते हैं और मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। मैंने इस दृश्य को देखा
तब मुझे गीता पूरी तरह समझ आ गई। मुझे लगा इसको कहते हैं योग कर्मशु कौशलम। पॉलिश करने वाले काम को उसने योग बना करके जिस प्रकार से उसमें प्रोफेशनलिज्म ला करके काम किया था, और यही तो योग कर्मशु कौशलम है, जो जिंदगी को जोड़ देता है, कार्य में जीवन को जोड़ देता है। वो यौगिक अवस्था को प्राप्त करके जीवन में एक अद्भुत अनुभूति का एहसास करता है। कुछ लोगों को यही डर लगता है, यार करूं लेकिन फेल जाऊं तो, मैं करूं तो फेल जाऊं तो। दुनिया में कोई इंसान देखा है आपने जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ हो? कभी कभी तो सक्सेस का रास्ता ही फेलियर बनाती है, और इसलिए फेलियर से घबराना ये जिंदगी नहीं होती दोस्तों। जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता नहीं दोस्तों, जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है, और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी। किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी। जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है, जो तालाब में, नदी में, समंदर में कूदने की का लोहा लेकर के चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं की अपेक्षा करते थे। कभी मान लीजिए हमारे घर में कहीं पर छोटी पहाड़ी है, या घर के पास कहीं कोई बड़ा मकान है, स्टेयरकेस है, होता है कि अभी 3 मंजिला मकान है, चलो देखते हैं 3 दोस्त। सबसे पहले स्टेयरकेस पे कौन चढ़ के जाता है? जो चढ़ेगा उसको आत्मविश्वास आएगा, जो नहीं चढ़ेगा उसको लगेगा मैं भी चढ़ू, वो दूसरे दिन मेहनत करेगा। आत्मविश्वास हर कदम पर कोशिश करते 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 बढ़ता है, और हम उसको अचीव कर सकते हैं। और इसलिए निरंतर ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं जहां हूं उससे मुझे कुछ और अधिक करना है, और इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। आप लोग एग्जाम के समय शायद टीवी देखते नहीं होंगे, लेकिन अभी अभी एक खबर मेरे दिल को छू गई। अभी साउथ कोरिया में विंटर ओलंपिक चल रहे हैं। उस विंटर ओलंपिक में कनाडा का एक नौजवान मार्क खेल रहा है, और उसको वो स्नोबोर्ड का खिलाड़ी है। और आप लोग स्कूल बोर्ड के खिलाड़ी हो, वो स्नोबोर्ड के एग्जाम दे रहा था, आप लोग स्कूल बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, और वो ब्रॉन्ज मेडल ले आया। लेकिन उसकी कथा ये है कि स्नोबोर्ड की उसकी प्रैक्टिसिंग में 11 महीने पहले उसको भयंकर इंजरी हो गई, यानी 15-20 फ्रैक्चर हो गए। कोमा में था, 11 महीने पहले अस्पताल में पड़ा था। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले वो ब्रॉन्ज मेडल ले आया, और उसने अपने फेसबुक पर 2 फोटो रखी है। एक 11 महीने अस्पताल में पड़ा हुआ कोमा वाला दृश्य, और बगल में ब्रॉन्ज मेडल का सम्मान प्राप्त करता हुआ, और फिर आगे उसने लिखा है धन्यवाद जिंदगी। कितना बड़ा आत्मविश्वास होगा कि हाथ पैर टूट चुके हैं, कोमा में चला गया इंसान है, परिवार भी, अब तो परिवार भी कहता होगा भाई बहुत हो गया, खेल लिया, अब ठीक हो गए, अब मत जाओ। लेकिन चला गया, फिर से कनाडा का सम्मान प्राप्त कर लिया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, आत्मविश्वास हर पल प्रयासों से, और हम खुद ऑब्जर्व करते रहे अपने आप को, उससे आता है। स्कूल में जाते समय दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपकी एग्जाम ले रहा है। दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि कोई आपको अंक देने वाला है। दिमाग में ये भर दीजिए आप ही आपके एग्जामिनर हो, आप ही अपना भविष्य तय करोगे। और कौन होता है आपका भविष्य तय करने वाला? वो अंक गिनने वाले गिनते रहेंगे, मैं अपने हौसले को लेकर के चलता रहूंगा। इस भाव के साथ बैठिए और आप देखिए, और जीवन में सफलता में आपके पास क्षमता हो, संसाधन हो, सब हो, लेकिन आत्मविश्वास न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आ रहे हैं, तभी हमें लगता होगा कि मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ता था, इसलिए मुझे मेडल मिल रहा है।
इसलिए मुझे डिग्री प्राप्त हो रही है। किसी को ये भी लगता होगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे लिए बहुत कुछ किया, मुझे अवसर दिया, मैं आज पढ़ लिख करके स्थान पर पहुंचा, माँ बाप के प्रति अच्छा भाव जागता होगा। किसी को ये भी लगता होगा कि आज मेरे गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया, उसके कारण मैं आज यहां पर पहुंचा हूं। हर कोई अपनी अपनी सोच के दायरे से उसको लगता होगा कि मैं जहां पहुंच रहा हूं वहां किसी न किसी का योगदान है। लेकिन हमें जो दिखता है उससे भी परे एक बहुत बड़ा विश्व है, जिसने भी मुझे ये डिग्री पाने तक ले जाने में कोई न कोई सहायता की है। हो सकता है कभी ना मैंने उसको देखा हो सकता है कभी ना मैंने उसको सुना हो, लेकिन उसका भी कोई न कोई योगदान है। क्या कभी सोचा है, मैं जो किताब पढ़ता था, मैं जो नोटबुक में लिखता था, वो कागज किसी कारखाने में बना होगा, कोई मजदूर होगा जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तो बेचारा पैसा नहीं खर्च पा रहा था, लेकिन मेरे लिए दिन रात कागज बनाता था, वो कागज किसी फैक्ट्री में गया होगा। कोई तो गरीब बेटा होगा जो प्रिंटर के यहां नौकरी करता होगा, हमारे लिए वो कंप्यूटर पे टाइपिंग करता होगा, हमारी किताब तैयार करता होगा। कोई गलती न रह जाए, वो ग्रेजुएट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन टाइपोग्राफी में कोई गलती न हो रह जाए, वरना आने वाली पीढ़ियां अशिक्षित रह जाएगी, गलतियों वाला पड़ेगी। ये चिंता उस व्यक्ति ने की होगी जिसको कभी कॉलेज के दरवाजे देखने का अवसर नहीं मिला होगा, तब जाकर के मेरे हाथ में वो किताब आई होगी और तब जाकर के मैं पढ़ पाया। समाज का कितना हम पर कर्ज होता है। अरे इसी कैंपस में आप अगर रहते होंगे, एग्जाम होगी, रिकॉर्ड ब्रेक करने का इरादा होगा, रात रात पढ़ते होंगे, और कभी रात को 2 बजे मन कर गया होगा यार चाय मिल जाए तो अच्छा होगा, और फिर कमरे से बाहर निकल करके किसी पेड़ के नीचे कोई चाय बेचने वाला सोया होगा तो उसको जगाया होगा, यार आज सुबह कल पढ़ना बहुत है, चाय बना दो। ठंड लगती होगी, बुढ़ापा होगा, लेकिन वो उसने जग करके आपके लिए चाय बनाई होगी। आप पढ़ लिख करके कितने ही बड़े बाबू बन जाएं, उसके लिए कुछ करने वाले नहीं, उसको पता है। लेकिन आपकी इच्छा है कुछ बनने की, और उसकी रात खराब होती है और चाय आपके काम आ जाती है, तो उसका आनंद उससे और होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जहां भी हैं, जो कुछ भी है, जो भी बनने जा रहे हैं, अपने कारण नहीं बनते हैं। ये पूरा समाज है जिसके छोटे से छोटे व्यक्ति का हमारे लिए कोई न कोई योगदान है, तब जाकर के हमारी जिंदगी बनती है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बड़ा प्रेरक उदाहरण है। वे वायुसेना में भर्ती होने गए, फेल हो गए। मान लीजिए उस विफलता के कारण वो अगर मायूस हो जाते, जिंदगी से हार जाते, तो क्या भारत को इतना बड़ा वैज्ञानिक मिलता, इतने बड़े राष्ट्रपति मिलते? नहीं मिलते। लेकिन ऋचा जी चाहती हैं कि मैं भी इसमें कुछ अपनी बात रखूं। मार्क्स और मार्कशीट इसका एक सीमित उपयोग है। जिंदगी में वही सब कुछ नहीं होता है। जिंदगी तो चलती है कि आपने कितना ज्ञान अर्जित किए हैं। जिंदगी की तो चलती है कि आपने जो जाना है उसको जीने का प्रयास किया है क्या। जिंदगी तो चलती है कि आपको जो एक सेंस ऑफ मिशन मिला है, और जो आपका सेंस ऑफ एम्बिशन है, ये आपके मिशन और एम्बिशन के बीच में कोई तालमेल हो रहा है क्या। अगर आप इन चीजों में
भरोसा करोगे तो मार्क्स पूंछ दबाते हुए आपके पीछे आ जाएंगे। आपको मार्क्स के पीछे भागने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में आपको नॉलेज काम आने वाला है, स्किल काम आने वाली है, आत्मविश्वास काम आने वाला है, संकल्प शक्ति काम आने वाली है। आप ही मुझे बताइए, आपके परिवार के कोई डॉक्टर होंगे और परिवार के सब लोग उन्हीं के पास जाते होंगे, फैमिली डॉक्टर होते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपने फैमिली डॉक्टर को कभी वो कितने नंबर से पास हुआ था पूछा होगा। किसी ने नहीं पूछा होगा। बस आपको लगा कि भाई डॉक्टर के नाते अच्छे हैं, आप लोगों को लाभ हो रहा है, आप उसकी सेवाएं लेना शुरू किए। आप कोई बड़ा सा बड़ा केस लड़ने के लिए किसी वकील के पास जाते हैं तो क्या उस वकील की मार्कशीट देखते हैं क्या? आप उसके अनुभव को, उसके ज्ञान को, उसकी सफलता की यात्रा को देखते हैं। और इसलिए ये अंक का बोझ है, वो भी कभी कभी हमें सही दिशा में जाने से रोक देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कहूं कि बस पढ़ना ही नहीं है। अपनी कसौटी के लिए उसका उपयोग जरूर है। मैं कल था, आज कहाँ हूं, वो जानने के लिए जरूरी है। कभी कभार ये भी होता है, और अगर बारीकी से आप अपने स्वयं के जीवन को देखोगे तो ध्यान में आएगा कि अगर अंक के पीछे पड़ गए तो आप शॉर्टेस्ट रास्ते खोजोगे, सिलेक्टेड चीजों को ही पकड़ोगे और उस पर फोकस करोगे। लेकिन आपने जिन चीजों पर हाथ लगाया था उसके बाहर की कोई चीज आ गई, आपने जो सवाल तैयार किए थे उससे बाहर का सवाल आ गया, तो आप एकदम से नीचे आ जाएंगे। अगर आप ज्ञान को केंद्र में रखते हैं तो बहुत चीजों को अपने में समेटने का प्रयास करते हो। लेकिन अंक पर फोकस करते हो, मार्क्स पर फोकस करते हो, तो आप धीरे धीरे अपने आप को सिकुड़ते जाते हो और एक निश्चित एरिया तक अपने आप को सीमित करके सिर्फ मार्क्स पाने के लिए। तो हो सकता है कि एग्जाम में होनहार बनने के बावजूद भी जीवन में कभी कभी विफल हो जाते हैं। ऋचा जी ने एक बात ये भी कही है, प्रतिस्पर्धा। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। सचमुच में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा काम नहीं आती है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अनुस्पर्धा काम आती है। और जब हम अनुस्पर्धा मैं कहता हूं कि उसका मतलब है स्वयं से स्पर्धा करना। बीते हुए कल से आने वाली कल बेहतर कैसे हो, बीते हुए परिणाम से आने वाला अवसर अधिक बेहतर कैसे हो। अक्सर आपने खेल जगत में देखा होगा, क्योंकि उसमें तुरंत समझ आता है, इसलिए मैं खेल जगत का उदाहरण देता हूं। ज्यादातर सफल खिलाड़ियों के जीवन की एक विशेषता है कि वो अनुस्पर्धा करते हैं। अगर हम श्रीमान सचिन तेंदुलकर जी का ही उदाहरण ले लें, 20 साल लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते जाना, खुद को ही हर बार पराजित करना और आगे बढ़ना, बड़ी अद्भुत जीवन यात्रा है उनकी। क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्धा से ज्यादा अनुस्पर्धा का रास्ता अपनाया जीवन के हर क्षेत्र में दोस्तों। और जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तब पहले अगर 2 घंटे पढ़ पाते थे शांति से, वो 3 घंटे कर पाते हो क्या? पहले जितने बजे सुबह उठना तय करते थे, देर हो जाती थी कि आप समय पर उठ पाते हो क्या? पहले परीक्षा के टेंशन में नींद नहीं आती थी, अब नींद आती है क्या? खुद को ही आप कसौटी पर कस लीजिए और आपको ध्यान में आएगा प्रतिस्पर्धा में पराजय हताशा, निराशा और ईर्ष्या को जन्म देता है। लेकिन अनुस्पर्धा आत्ममंथन, आत्मचिंतन का कारण बनती है, संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाती है। और जब खुद को पराजित करते हैं तो और अधिक आगे बढ़ने का उत्साह अपने आप पैदा होता है। बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, भीतर से ही वो ऊर्जा अपने आप पैदा होती है। अगर सरल भाषा में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, जब आप किसी से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो 3 संभावनाएं मोटी मोटी नजर आती हैं। एक, आप उससे बहुत बेहतर हैं। दूसरा, आप उससे बहुत खराब हैं, या आप उसके बराबर के हैं। अगर आप बेहतर हैं तो बेपरवाह हो जाएंगे, अति विश्वास से भर जाएंगे। अगर आप उसके मुकाबले खराब करते हैं तो आप दुखी और निराश हो जाएंगे, ईर्ष्या से भर जाएंगे, जो ईर्ष्या आपको अपने आप को खाती जाएगी। और अगर बराबरी के हैं तो सुधार की आवश्यकता आप कभी महसूस ही नहीं करोगे। जैसी गाड़ी चलती है चलते रहोगे। तो मेरा आपसे आग्रह है अनुस्पर्धा का, खुद से स्पर्धा करने का।
पहले क्या किया था, उससे आगे कैसे करूंगा, अच्छा कैसे करूंगा, बस इसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप देखिए, आपको बहुत परिवर्तन महसूस होगा। श्रीमान एस सुंदर जी ने अभिभावकों की भूमिका के संबंध में अपनी भावना व्यक्त की है। उनका कहना है कि परीक्षा में अभिभावकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने आगे लिखा है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वह मेरे पास बैठा करती थी और मुझसे गणित के सवाल हल करने के लिए कहती थी। वह उत्तर मिलाती और इस तरह से वो मेरी मदद करती थी, गलतियां ठीक करती थी। मेरी माँ ने 10वीं की परीक्षा पास नहीं की, लेकिन बिना उनके सहयोग के मेरे लिए सीबीएसई की एग्जाम पास करना नामुमकिन था। सुंदर जी, आपकी बात सही है। और आज भी देखा होगा आपने, मुझे सवाल पूछने वाले, सुझाव देने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि घर में बालकों के भविष्य के संबंध में माताएं जो सजाग होती है, सक्रिय होती है, वे बहुत चीजें सरल कर देती है। मैं अभिभावकों से इतना ही कहना चाहूंगा, 3 बातों पर हम बल दें: स्वीकारना, सिखाना, समय देना। आप लोगों ने देखा होगा अपने अनुभव में, जब मास्टर जी ने आपको कोई होमवर्क दिया हो और उस होमवर्क जब मास्टर जी लिखवाते हैं तो ये तो सैटरडे संडे खराब हो जाएगा, साहब टीचर ने इतना लिखवा कर दिया है। लेकिन जब कमरे में जाकर के लिखना शुरू कर देते और होमवर्क पूरा कर देते, तो आपने देखा होगा जैसे ही होमवर्क पूरा हो जाता होगा आपकी थकान उतर जाती है। आपने देखा नहीं ऐसा? काम पूरा होते ही थकान उतर जाती है कि नहीं उतर जाती है? जब तक काम बाकी है तब तक थकान लगती है कि नहीं लगती है? तो एक बात पक्की है कि काम की थकान कभी नहीं होती, काम न करने की थकान होती। एक बार कर देते हैं तो काम का आनंद होता है, संतोष होता है। और इसलिए जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ज्यादा आनंद मिलता है, जितना ज्यादा काम करते हैं ज्यादा संतोष मिलता है। दूसरा, एक पुरानी कथा है, बहुत बढ़िया कथा है। कोई एक स्वामी जी पहाड़ पर के किनारे बैठे थे और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल के भाई को उठा करके पहाड़ चढ़ने जा रहे थे। तो स्वामी जी ने पूछा, अरे बेटी तुम्हें थकान नहीं लगती क्या? तो उसने जवाब नहीं, ये तो मेरा भाई है। तो स्वामी जी ने कहा, मैं ये नहीं पूछा तुम्हारे साथ कौन है, मैं ये पूछ रहा हूं तुम्हें थकान नहीं लगती? इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तुम अपने छोटे भाई को लेकर के चढ़ रही हो, तुम्हें थकान नहीं लगती? नहीं बोले, मेरा भाई है। तो स्वामी जी ने फिर से पूछा, अरे मैं तुम्हें नहीं पूछ रहा हूँ कौन है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ तुझे थकान नहीं लग रही? तो कह रहे, स्वामी जी मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे मेरा भाई है। कहने का तात्पर्य था कि जब अपनों के लिए जीते हैं तो थकान कभी नहीं लगती। समझे? मुझे 125 करोड़ देशवासी मेरे अपने लगते, मैं उन परिवार का सदस्य हूं, 125 करोड़ का देशवासियों का मेरा परिवार है। उनके लिए कुछ करने का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और मेहनत करने का मन करेगा कि नहीं करेगा? अपनों के लिए जीने का मन करेगा कि नहीं करेगा? फिर थकान लगेगी। बस यही है इसका कारण। कभी कभार इंसान सोचता है कि मैं अकेला हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई कभी अकेला नहीं होता है, उसके साथ +1 होता है, जिसको आप देख नहीं पाते हैं, जिसको कभी देखा भी नहीं है, लेकिन जिसका स्मरण मात्र आपके भीतर एक चेतना जगा देता है, वो ईश्वर का कोई न कोई रूप हर पल आपके साथ होता है। और वही आपकी अपनी शक्ति को अनेक गुना बढ़ा देता है।
और इसलिए कोई अकेला नहीं होता है। और इसलिए जब भी, जैसे दादा ने कहा कि जब भी निर्णय करें ईश्वर को साक्ष्य मान करके करें। हम भी हर पल सोचे हम अच्छा करते हैं तब भी अकेले नहीं है, बुरा करते हैं तब भी अकेले नहीं है, कोई न कोई हमारे साथ है। आज समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों की बड़ी वजह भी यही है कि सही और गलत को जानते हुए भी कुछ लोग गलत का विकल्प चुन लेते हैं। महाभारत में भली भांति कहा गया है। दुर्योधन कहा करता था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब मैं जानता हूं, मुझे समझ है, मैं भेद कर सकता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति ऐसी है कि मैं अधर्म ही करूंगा। भ्रष्टाचार हो, जातिवाद हो, अपराध हो, ड्रग्स की लत हो, इन सभी से निपटा जा सकता है अगर इंसान अपने जीवन में विकल्प चुनने में की प्रवृत्ति में सुधार करे। समाज के हर व्यक्ति का सही विकल्प चुनना और उस पर आगे बढ़ना सशक्त समाज का भी आधार होता है।